हेलो गाइस, कैसे हैं सब। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके। अपनी तैयारी कैसी क्या चल रही है? तैयारी बनाए रखें। इस लॉकडाउन में हमारा यही प्रयास है कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा सकें। गाइस, अपनी तैयारी बनाए रखें। एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, जब भी स्थिति अनुकूल होगी एग्ज़ाम हो ही जाएगा। तो अपनी तैयारी ना छोड़ें, तैयारी बनाए रखें। और इन परिस्थितियों में भी प्रयास करूँगा कि पूरा कोर्स आपका सिलेबस में करवा दूँ यूट्यूब पे। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरे को आपको कंटेंट कैसा क्या लग रहा है, क्या है। ठीक है। और अगर आपको इन सब की नोट्स चाहिए, जैसे आज की क्लास हुई, क्लास का अगर पीडीएफ चाहिए तो आप इन नंबरों पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है मेरे, इन नंबरों पर आप मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके पीडीएफ सेंड कर दूंगा इस क्लास की। ठीक है, चलो देखते हैं। अपन आज जो चैप्टर देख रहे हैं वो देख रहे हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। मतलब जो कंप्यूटर का जो संगठन होगा, क्या मतलब कौन कौन से अंग है कंप्यूटर के। ठीक है, उन पार्ट्स को आज अपन पढ़ेंगे। और पिछली वाली क्लास के अंदर अपन इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था कंप्यूटर का। उसमें से कल कुछ क्वेश्चन लगाए थे मैंने, आज और लगाते हैं थोड़े बहुत क्वेश्चन इसके अंदर। फिर अपन आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए पहला कंप्यूटर। तो कंप्यूटर, इसमें पूछा कंप्यूटर कंप्यूटर क्या है, मतलब कंप्यूटर क्या दे रखा है इसके अंदर। देखो, कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है। बिल्कुल सही है, आंकड़ों को भंडारण करने की एक सक्षम युक्ति है, जो कि किस में होती है, मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम, आंकड़ों का विश्लेषण करने में बिल्कुल सक्षम होता है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम, बिल्कुल ये भी सही है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी आंसर, कि कंप्यूटर जो है आंकड़ों को भंडारण करने वाली सक्षम युक्ति भी है, आंकड़ों का विश्लेषण भी कर सकती है। आंकड़ों के विश्लेषण कहाँ होते हैं, ALU के अंदर होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आंकड़ों का विश्लेषण हो गया। गोपनीयता बनाए रखती है। ठीक है, पूर्ण गोपनीय बनाए रखने में सक्षम होती है। बिल्कुल अपना आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं। और ये भंडारण कहाँ होता है, मेमोरी के अंदर होता है, मेमोरी में होता है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? तो देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है केरल राज्य का मलप्पुरम। कौन सा है, मलप्पुरम। अगर गांव पूछ ले अपन तो गांव है चरामपट्टम, चरामवट्टम, चरामवट्टम, चरामवट्टम। तो चरामवट्टम जो है ये क्या हो जाएगा, ये गांव हो जाएगा। ये केरल के इसके मलप्पुरम जिले के अंदर ही है चरामवट्टम, जो कि पूर्णतः कंप्यूटर साक्षर जिला है, गांव है। और अगर जिले की बात करें तो कौन सा है, मलप्पुरम है। और राज्य बात करें तो कौन सा है, केरल है। भारत देश का पहला है ये। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के गुण है, कौन सा कंप्यूटर का गुण है, तीव्र गति बिल्कुल होती है कंप्यूटर के अंदर। त्रुटि रहित कार्य, हाँ कोई गलती नहीं होती कार्य के अंदर, तो त्रुटि रहित कार्य बिल्कुल सही है। गोपनीयता, बिल्कुल गोपनीयता भी बनी रहती है। इसका क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये सारे के सारे कंप्यूटर के क्या हो जाएंगे, गुण हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकता है तथा आउटपुट उत्पन्न करता है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करता है कहलाता है। इनपुट नहीं हो सकता, कंप्यूटर बिल्कुल सही बात है। कंप्यूटर ही ऐसा जो डेटा को क्या करता है, स्वीकार भी करता है, आउटपुट भी उत्पन्न कराता है और भविष्य के लिए डेटा को प्रयोग के लिए क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कंप्यूटर इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ है, बैंकिंग लेन देन के अंदर ECS। देखो ECS क्या होती है, जब कभी भी अगर लोन वगैरह होती है तो अपने बैंक से सीधा अकाउंट से पैसा कटता है, जिससे अपन बोलते हैं ECS। ECS की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। तो इलेक्ट्रॉनिक, देखो बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक अपना पैसा कट जाता है, ऑनलाइन पैसा कट जाता है, इस वजह से क्या बोला इसको, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। अपना जो पेमेंट है वो क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, और ये सर्विस है तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, आगे चलते हैं। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? तो देखो भाई, भारत का पहला जो कंप्यूटर वो कलकत्ता स्थापित किया गया था, कलकत्ता, कलकत्ता। और कलकत्ता में कहाँ स्थापित किया गया है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के अंदर क्या किया गया था, इसको स्थापित किया गया था। आगे देखते हैं।
इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है? कंप्यूटर का गुण अपन को बताना है, कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है? तो जल्दी निर्णय लेने की क्षमता, बिल्कुल ये कंप्यूटर का गुण है, जल्दी निर्णय लेता है, बिल्कुल फास्ट निर्णय लेता है। गोपनीयता बनाए रखता है, बिल्कुल कंप्यूटर का गुण है। जबकि अपन को तो क्या चाहिए, गुण नहीं है, ये बताना है। बुद्धिहीनता, बिल्कुल बुद्धिहीन मतलब बुद्धि का अभाव। देखो अपन ने कंप्यूटर की वीकनेस पढ़ी थी पिछले वाले चैप्टर के अंदर, बुद्धि का अभाव इसके अंदर होता है। क्या पढ़ी थी वीकनेस? नो फील नो आईक्यू, मतलब इसके अंदर ना तो सोचने समझने की शक्ति, सोचने समझने की शक्ति होती है, और इसमें क्या होता है, बुद्धि का अभाव होता है। मतलब इसके अंदर बुद्धि नहीं होती, सोचने समझने की कोई शक्ति नहीं होती। ठीक है, जो अपन इसको बोलेंगे, जो अपन इसको निर्णय देंगे, वही ये निर्णय लेगा। ठीक है, तो क्या होता है इसके अंदर, बुद्धिहीनता होती है, विविधता इसके अंदर होती है। ठीक है, ये गुण है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, बुद्धिहीनता, बुद्धि का अभाव हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? इनपुट करता है, कंट्रोलिंग सीयू द्वारा होती है, कंट्रोल यूनिट द्वारा कंट्रोलिंग होता है, आउटपुट होता है, अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल यही बात है, अंडरस्टैंडिंग मतलब इसमें सोचने समझने की कोई क्षमता नहीं होती है। तो इसमें कौन सा कार्य नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। वीकनेस है, नो फील नो आईक्यू। ठीक है, तो इसे क्या नहीं कर सकता, अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग। ओके, आगे चलते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहा जाता है? तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहा जाता है। आगे चलते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि डेटा को इन्फॉर्मेशन में, देखो डेटा को किस में चेंज कर रहा है, इन्फॉर्मेशन मतलब क्या हो गया, सूचना। तो मैंने बताया था कंप्यूटर का जो बुनियादी काम है वो क्या है, डेटा को किस में चेंज करता है, सूचना में चेंज करता है। और किसके द्वारा करता है, प्रोसेसर के द्वारा करता है। किसके द्वारा करता है, प्रोसेसर के द्वारा करता है। और इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, ईडीपी। क्या बोलते हैं, ईडीपी, इस प्रक्रिया को बोलते हैं। और ईडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो देखो क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में चेंज करता है। कौन है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, प्रोसेसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोसेसर इसका आंसर हो जाएगा। अपने पिछले वाले चैप्टर में ही इसको पढ़ा है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं पिछले वाले चैप्टर के ही चल रहे हैं। ठीक है, फिर इसके आगे अपन आगे वाला चैप्टर देखते हैं। और बीच बीच में ऐसे में 50-50 60-60 क्वेश्चनों का एक लाइव टेस्ट लेके चलेंगे अपन, वो भी उस क्वेश्चन से अच्छा खासा कवर हो जाएगा अपना कंप्यूटर। ओके, आगे चलते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। कंप्यूटर प्रोसेसर आएगा यहाँ पे ना, प्रोसेसर, कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा खालिस्तान इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो खालिस्तान इंफॉर्मेशन, प्रोसेसर द्वारा डेटा इंफॉर्मेशन मतलब क्या हो गया, सूचना। ठीक है, डेटा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डेटा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में सूचना एकत्रित डेटा को कहा जाता है। कंप्यूटर में जो सूचना है वो किससे कहा जाता है, एकत्रित डेटा को या उपयोगी डेटा को अपन क्या बोलते हैं, सूचना कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, देखो इधर आज अपन देख रहे हैं यूनिट 2, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर का संगठन। देखो इधर कंप्यूटर का एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम में समझा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखो। देखो इधर जो कैबिनेट जहाँ से अपन चालू करते हैं कंप्यूटर को, उसको अपन बोलते हैं कैबिनेट। जहाँ पे बटन होता है कैबिनेट, उसके अंदर लगा होता है एक मदरबोर्ड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मदरबोर्ड पे लगी होती है, उस मदरबोर्ड को अपन समझ रहे हैं। देखो इधर तो कंप्यूटर का जो बेसिक पार्ट है, एक तो होते हैं इनपुट डिवाइसेस और एक होता है आउटपुट डिवाइसेस। मतलब कंप्यूटर इनपुट, अपन को जो निर्णय देना है कंप्यूटर को, वो किससे देंगे, इनपुट से देंगे। और जो भी अंदर काम होके बनेगा वो अपने पास क्या आ जाएगा, आउटपुट आएगा। क्या आएगा, आउटपुट आएगा। ठीक है, तो देखो इधर अपन देखते हैं इसके अंदर, देखो सीपीयू। तो सीपीयू जो होता है, सीपीयू के 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेशन होता है। सीपीयू का 3 पार्ट होते हैं सीपीयू के। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, सीयू, एलयू और रजिस्टर। मतलब 3 पार्ट के अंदर सीपीयू बटा होता है, सीयू, एलयू और रजिस्टर। अब देखते हैं इनका काम क्या होता है। सीयू तो क्या करता है, अपने पेरिफेरल्स डिवाइस या बाह्य उपकरण को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और जो एलयू जो वाला पार्ट है, इसके अंदर क्या होती है, गणनाएं होती है। और जो रजिस्टर होता है वो डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, और कैश मेमोरी इसके अंदर होती है, जो कि सीपीयू की संसाधन शक्ति को बढ़ाने के लिए, सीपीयू की संसाधन शक्ति को बढ़ाने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, कैश मेमोरी का प्रयोग करते हैं, जो कि अपन आगे चल के इसको विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं, कैश मेमोरी को। ठीक है, रैम और रोम ये भी कंप्यूटर के अंदर बहुत ही बड़ा योगदान रखती है। इनको अपन क्या बोलते हैं, आंतरिक मेमोरी, या इनको अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी। इनको अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी इनको जाना जाता है, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है,
प्राइमरी मेमोरी, ठीक। ये और सेकेंडरी मेमोरी जहाँ पे डेटा जो हार्ड डिस्क वगैरह होती है वो किस में होती है, सेकेंडरी मेमोरी में होती है, हार्ड डिस्क। अब इसकी पूरी मैं वर्किंग आपको समझाता हूँ क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपने कंप्यूटर के अंदर कोई गाना चलाया, ठीक है, कंप्यूटर में कोई गाना चलाया, मेरा जूता है जापानी, ठीक है, तो आपने इनपुट दिया, ठीक है, आपने क्या दिया, इनपुट दिया कंप्यूटर को, ठीक है। इनपुट देने के बाद में वो किसके पास जाएगा, एएलयू के पास जाएगा। एएलयू इसका निकालेगा कि आपने इनपुट क्या दिया है, तो एएलयू उसकी गणना करेगा और आपको उसको पता चलेगा कि आपने इनपुट क्या दिया है। ये जो निर्देश है ये यहाँ तक किसके द्वारा जा रहा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा जा रहा है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम से एएलयू के पास जाएगा और एएलयू ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलेगा कि ये गाना जो है आप ढूंढ के लेके आइए। तो गाना जो होगा वो ढूंढ के लेकर आएगा, तो मतलब गाना जो किस में जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी में होता है, ठीक है। इनमें तो कोई स्टोर नहीं होता है, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी में सारे डेटा किस में होता है, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी से हमें ढूंढ के लेके आएगा और इस तीर के थ्रू ये वापस किस में जाके लोड करेगा, रैम के अंदर जाके लोड करेगा। किस में करेगा, रैम के अंदर जाके लोड करेगा। जैसे ही रैम के अंदर जाएगा और आपका गाना क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये रैम के अंदर मतलब प्रत्येक प्रोग्राम कंप्यूटर चालू होता है तो सेकेंडरी मेमोरी से निकल के किस में आता है, रैम के अंदर जाता है, ठीक है। तो तभी तो बोलते हैं अगर रैम के मतलब जब जब अपन ज़्यादा प्रोग्राम चालू कर देते हैं, जब अपन ज़्यादा प्रोग्राम चालू करते हैं तो अपना कंप्यूटर क्या हो जाता है, हैंग हो जाता है। क्यों, क्योंकि ज़्यादा प्रोग्राम चालू करेंगे तो बताओ सारे के सारे प्रोग्राम किस में आ रहे हैं, रैम में, और अपनी रैम क्या हो जाएगी, भर जाएगी। और अगर रैम भर जाएगी तो अपना क्या हो जाएगा, कंप्यूटर क्या हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। कंप्यूटर क्या हो जाएगा, हैंग हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंप्यूटर को हैंग होने से बचाने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, कैश मेमोरी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, कैश मेमोरी। और कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है, प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू के बीच के अंदर क्या होती है, कैश मेमोरी अपने प्रयोग में होती है। इसको और डिटेल के अंदर अपन पढ़ेंगे तो अपन को ये समझ में आया अभी तक, ठीक है। तो ये जो रैम और रोम है, अब रोम का जो कार्य होता है वो क्या होता है, रोम देखो, रोम क्या होता है, जब अपन कंप्यूटर चालू करते हैं, जब अपन कंप्यूटर चालू करते हैं तो 2 मिनट या 2 मिनट का समय लेता है कंप्यूटर जब चालू होता है। तो उसमें क्या होता है ऐसा, तो जैसे आपने कंप्यूटर चालू किया तो इस रोम के अंदर एक चीज़ होती है जिसको अपन बोलते हैं बायो सिस्टम, एक चिप लगी होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, बायो सिस्टम। और इस बायो सिस्टम की फुल फॉर्म क्या होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इस बायो सिस्टम की फुल फॉर्म क्या होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। एक बार देखो मेरे साथ बोलो वापस इसकी फुल फॉर्म, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये जो बायो सिस्टम है इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। ये जो बायो सिस्टम है एक प्रक्रिया को संपन्न करवाता है जिसका नाम है पोस्ट प्रक्रिया। क्या है, पोस्ट प्रक्रिया। अब पोस्ट प्रक्रिया क्या होती है, देखो जब कंप्यूटर चालू होता है तो ये प्रक्रिया संपन्न होती है जिसे अपन बोलते हैं पोस्ट प्रक्रिया। अब तक अपन ने दो प्रक्रिया देख ली है, एक तो ईडीपी जिसकी ये किसके द्वारा होती है, प्रोसेसर के द्वारा होती है, इसको अपन बोलते हैं ईडीपी। डेटा किस में चेंज हो रहा है, सूचना में परिवर्तित हो है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। अब देखते हैं इसकी पोस्ट प्रक्रिया क्या है। पोस्ट प्रक्रिया होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या होती है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है किसकी, पोस्ट प्रक्रिया की, ठीक है। ये पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी, देखो सेकेंडरी मेमोरी में क्या हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम से इनपुट हुआ, बताओ यहाँ से आउटपुट भी हुआ क्या। तो सेकेंडरी मेमोरी को अपन बोलते हैं इनपुट आउटपुट मेमोरी। क्या बोलते हैं, इनपुट आउटपुट मेमोरी। तो इस सीपीयू को अपन ने इस जो सेकेंडरी मेमोरी जो होती है इसको अपन बोलते हैं इनपुट आउटपुट मेमोरी के नाम से इसको क्या किया जाता है, जाना जाता है, ठीक है। अब देखें तो इधर आ गया, ठीक है। जो सीयू जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट। एएलयू की फुल फॉर्म होती है इसकी सीपीयू की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और एएलयू की होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक का मतलब अंकगणित और लॉजिक का मतलब तार्किक। मतलब एएलयू जो होता है वो क्या करता है, अंकगणितीय और तार्किक गणनाओं को क्या करता है, संपन्न करवाता है। और उसके बाद में अपने पास क्या आता है, फिर अपने पास आउटपुट आता है, ठीक है। देखो क्या होता है कि एक माइक्रो कंप्यूटर जो कि कौन सी पीढ़ी का है, चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर। माइक्रो जो कंप्यूटर है, पीसी आज जो अपन घरों में यूज़ कर रहे हैं वो माइक्रो कंप्यूटर है, ठीक है। ये जो कंप्यूटर इसके अंदर क्या होता है, सीयू और एएलयू, सीयू और एएलयू दोनों एक ही चिप में होते हैं। सीयू और एएलयू क्या होते हैं, दोनों एक ही चिप में होते हैं। इस वजह से इस माइक्रो कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, इस वजह से माइक्रो कंप्यूटर को कहा जाता है कंप्यूटर ऑन ए चिप। देखो इधर सीयू और एएलयू क्या होते हैं, दोनों एक ही चिप पर होते हैं। सीयू और एएलयू क्या होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर में सीयू और एएलयू दोनों एक ही चिप पर होते हैं। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, कंप्यूटर ऑन ए चिप। तो क्वेश्चन बन जाता है कंप्यूटर ऑन ए चिप कौन से कंप्यूटर को जाना जाता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या नोटबुक, ठीक है। तो कौन सा कंप्यूटर हो जाएगा अपना,
माइक्रो कंप्यूटर को अपन क्या बोलते हैं, कंप्यूटर ऑन ए चिप। और कंप्यूटर ऑन ए चिप क्यों कहा जाता है, क्योंकि सीयू और एलयू दोनों क्या होते हैं, एक ही चिप में होते हैं। एक मात्र कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर, जिसके अंदर क्या होता है, सीयू और एलयू दोनों क्या होते हैं, एक ही चिप के अंदर होते हैं, ठीक है। और रजिस्टर जैसे मेमोरी यूनिट हो गया, इनका अलग है ही सही, ठीक है, ये चीज़ है। और इनसे और क्वेश्चन क्या बन सकता है, देखो इधर कंप्यूटर को जो ये जो सीपीयू है ये कहाँ होता है, ये कंप्यूटर की जो सीपीयू है ये कहाँ होता है, तो ये कंप्यूटर का जो सीपीयू है ये होता है उसके मुख्य परिपथ में। कहाँ होता है, ये कंप्यूटर के मुख्य परिपथ, या कहाँ होता है, मदरबोर्ड में। जो मदरबोर्ड होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, मुख्य परिपथ बोलते हैं। जब अपन हार्डवेयर पढ़ेंगे तो इस मदरबोर्ड को और अच्छे से पढ़ेंगे, और इसमें क्या क्या लगे हुए होते हैं ये चीज़ें और पढ़ेंगे इसके अंदर। लेकिन ये आपको याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सीपीयू कंप्यूटर में कहाँ स्थित होता है, ठीक है। तो जो कैबिनेट होता है उसका जो लोहे का जो होता है जहाँ से कंप्यूटर चालू होता है उसी को ही लोग बाग सीपीयू समझ बैठते हैं, जबकि वो सीपीयू नहीं होता है, वो क्या होता है, कैबिनेट होता है। सीपीयू तो उसके अंदर होता है, मदरबोर्ड के अंदर स्थित होता है। तो जो सीपीयू है वो कहाँ स्थित होगा, ये कंप्यूटर के मुख्य परिपथ या फिर कहाँ लगा होगा, मदरबोर्ड पर लगा होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसको सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को अपन ने क्या कहा, इनपुट आउटपुट मेमोरी। इनको इनपुट आउटपुट मेमोरी क्यों कहा, क्योंकि जो डेटा होता है इनपुट अपन दे रहे हैं तो ये किसके पास जाएगा, एएलयू के पास, और एएलयू इसका विश्लेषण करने के बाद में सेकेंडरी मेमोरी के पास आता है, ठीक है। और सेकेंडरी मेमोरी से जो भी डेटा चाहिए होता है वो किस में जाके लोड होता है, रैम के अंदर जाके लोड होता है। तो कंप्यूटर का जो रोम है वो तो क्या करता है, कंप्यूटर को चालू करने के जो निर्देश होते हैं वो कहाँ स्थित होते हैं, रोम में होते हैं। और कंप्यूटर जब चालू हो जाता है, अपना जो प्रोग्राम जो अपन रन कर रहे हैं वो किसके अंदर जाता है, वो रैम के अंदर जाता है। ये दोनों ही मेमोरी कौन सी प्रकार की मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, अर्धचालक मेमोरियां हैं दोनों की दोनों, ठीक है। तो मतलब कंप्यूटर जो जो रैम होती है ये क्या होती है, जैसे अपन कंप्यूटर बंद करते हैं तो कंप्यूटर बंद करने के बाद में क्या होता है, इसमें से जो डेटा होता है वो क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है, ठीक है। मतलब जो ये कंप्यूटर मेमोरी है ये कौन सी प्रकार की मेमोरी है, अस्थायी प्रकार की मेमोरी है, अस्थायी प्रकार की मेमोरी। और जो रोम होती है, रोम के अंदर क्या लगा होता है, एक बायो सिस्टम लगा होता है जो कि कौन सी प्रक्रिया को संपन्न करता है, पोस्ट प्रक्रिया को। इसकी फुल फॉर्म मैंने बता दी आपको, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के सारे उपकरण इसके अंदर लगे हुए हैं या नहीं, सही से लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था इसका कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। इसकी कार्य वर्किंग मैंने आपको समझा ही दिया, आगे चलते हैं अपन, ठीक है। देखो सीपीयू कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और क्या होता है, रजिस्टर होता है, ठीक है। इसके सीपीयू के 3 भाग होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और रजिस्टर होता है, ठीक है। तो कंट्रोल जो यूनिट होती है कंप्यूटर की पेरिफेरल्स डिवाइस या बाह्य उपकरणों को क्या करती है, नियंत्रण रखने का काम करती है, ठीक है। कंप्यूटर का क्या होता है, पेरिफेरल्स डिवाइस या बाह्य उपकरणों को नियंत्रण रखने का क्या करती है, काम करती है, ठीक है। उसके बाद में देखो एएलयू, मतलब जैसे अगर अपन बात करें अपना मस्तिष्क है, ठीक है। अपने मस्तिष्क के अंदर जो पार्ट होता है पीयूष ग्रंथि, ठीक है, पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि क्या करती है, अपने जो हाथ पैर वगैरह सब होते हैं उनको क्या करती है, कंट्रोल में रखती है। तो वैसे ही एक कंट्रोल यूनिट है जिसके बाह्य उपकरणों को क्या करती है, कंट्रोल रखती है। अपनी कोई ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि जो कि अपने हाथ पाँव वगैरह इनको एक संतुलन में रखती है, ठीक है, संतुलन में रखती है। तो उसी प्रकार से जो सीपीयू है, देखो सीपीयू को अपने मस्तिष्क से समझो एक बार आप। सीपीयू जो होगा अपनी जो कंट्रोल यूनिट होगी, जैसे एक पीयूष ग्रंथि का काम हो गया इसका, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगी, अपने बाह्य उपकरणों को संतुलन में रखेगी, कीबोर्ड माउस, ठीक है ना, प्रिंटर वगैरह इनको इनके अपने कंट्रोल में रखेगी, ठीक है। उसके बाद में आता है एएलयू। एएलयू क्या काम करता है, तो इसमें जो देखो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक का मतलब होता है अंकगणित और लॉजिक का मतलब होता है तार्किक। तो ऐसी युक्ति जिसके अंदर क्या हो, अंकगणित और तार्किक गणनाएं क्या हो, संपन्न होती हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, एएलयू बोलती है। ये क्या करता है, ये मेमोरी से डेटा प्राप्त करता है। कौन सी मेमोरी से, रजिस्टर से। किससे डेटा प्राप्त करेगा, रजिस्टर से। रजिस्टर से डेटा प्राप्त करता है और वापिस से किसको लौटा देता है, पुनः मेमोरी को लौटा देता है, मतलब किसको, रजिस्टर को लौटा देता है, ठीक है। ये मेमोरी यूनिट है इसकी, ठीक है। तो ये क्या होता है, रजिस्टर बहुत ही पावरफुल मेमोरी होती है, बहुत ही अच्छी खासी स्पीड होती है इसकी, ठीक है। तो ये क्या करता है, एएलयू को डेटा प्रोवाइड करवाता है। आपने जो जो 0 और 1 के फॉर्म में जो डेटा है वो किस में जाएगा, एएलयू में जाएगा। एएलयू में गणना होने के बाद में किस में आएगा, रजिस्टर में आएगा, ठीक है। और रजिस्टर आगे अपन को आउटपुट के रूप में अपन को दे देगा, ठीक है। जो ये रजिस्टर का काम है, रजिस्टर का काम क्या है, ये तेज पावरफुल मेमोरी है जेटा को डेटा और ट्रांसफर, डेटा स्टोर व ट्रांसफर करने की सबसे छोटी युक्ति है। डेटा स्टोर व ट्रांसफर करने की सबसे छोटी युक्ति है रजिस्टर, ठीक है। ये अपन ने देख लिया, सीपीयू के 3 भाग थे, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और रजिस्टर, ठीक है। अब आगे अपन कल देखेंगे इसका। धन्यवाद। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मैं पूरा कोर्स कराऊंगा। 2 दिन से क्लास नहीं हुई अपनी, किसी कारणवश मैं बिजी था। अब रेगुलर क्लास रहेगी अपनी। और धन्यवाद सब लोगों को।